तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तिवारी जी एजुकेशन में। मेरा नाम है राघव तिवारी और आज की वीडियो में जो भी स्टूडेंट्स हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर के, जिनका भी टॉपिक जो है वो बीए प्रोग्राम में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का है, तो उसमें जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भाई जो पॉलिटी है वो है क्या, जो इंडियन पॉलिटी है उसका नेचर कैसा है, उपागम क्या है, उसके दृष्टिकोण कैसा है उसका, तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका यूनिट 1 जो है उसका ये पार्ट 1 होगा आपका। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने जो भी सजेशंस होंगे आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाई भारतीय राजनीति की जो अध्ययन के उपागम हैं वो क्या क्या हैं। राजनीति का संबंध जनता को आपस में जोड़ने तथा राज्य और गैर राज्य समूहों संगठनों को आपस में जोड़ने से है। यह संबंध लोगों में प्रतिस्पर्धा, वाद विवाद एवं सहयोग को प्रोत्साहित भी करता है। देखिए, कहने का मतलब ये भाई जो राजनीति है ये क्या है, लोगों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, राजनीति के माध्यम से ही हम लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे नॉन गवर्नमेंटल हो, ये सारी आपस में कनेक्ट होती हैं। ठीक है, और ये राजनीति है जिसकी वजह से हमें कंपटीशन देखने को मिलता है, डिबेट्स देखने को मिलती है, कोऑपरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, विद्वानों ने राजनीति को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं प्रस्तुत की है। भारतीय राजनीति को समझने के लिए विभिन्न अवधारणाएं हैं, जैसे उदारवादी, मार्क्सवादी एवं गांधीवादी। तो जो आज की वीडियो है इसमें हम उदारवादी जो अवधारणा है भारतीय राजनीति के अध्ययन की उसको समझने वाले हैं। बाकी आपके जो आगे के लेक्चर्स आएंगे वो मार्क्सवादी और गांधीवादी पर आएंगे। चलिए दोस्तों, जो उदारवादी दृष्टिकोण है भारतीय राजनीति का उसको आज हम शुरू करते हैं। तो इस विचारधारा का उदय यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान हुआ और यह विचार उत्पन्न हुआ कि व्यक्ति एक बुद्धिमान व तर्कशील प्राणी है। आप जानते होंगे जब रेनेसां आया था, जब पुनर्जागरण आया था, एनलाइटमेंट का जब एरा था, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई थी। उसमें कहा गया था कि भाई जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, वह एक रैशनल क्रिएचर है, एक तर्कशील प्राणी है। ठीक है, तो उसमें एक ये डिबेट आई थी, वह अपना हित व अनहित अच्छे से जानता है। मतलब जो मनुष्य है वो बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है, उसको पता है कि उसके भले की चीज़ क्या है या उसके बुरे की चीज़ क्या है। इसीलिए हर व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जो पुनर्जागरण का दौर आया था उसमें स्वतंत्रता की बात की गई थी, व्यक्तिवाद की बात की गई थी। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस की बात की गई थी। उसमें कहा गया था कि भाई व्यक्ति को अगर डेवलपमेंट करना है तो उसे इंडिपेंडेंटली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुला रहेगा तभी अपना विकास कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। इस व्यवस्था के प्रमुख तत्व इस प्रकार है, यानी कि जो राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण है इसके प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। पहला, संस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्था, राज्य नहीं। देखिए, यह दृष्टिकोण जो है वह राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग करता है, राज्य का नहीं। ठीक है, ये स्टेट की बात नहीं करता, स्टेट के सिस्टम की बात करता है, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करता है, अर्थात यह राजनीतिक व्यवस्था पर बल देता है, ना कि स्टेट पर। इस व्यवस्था में कुछ संस्थाएं विद्यमान हैं जिसमें राजनीतिक दल, हित समूह, नागरिक समाज और अन्य प्रकार के संगठन शामिल हैं। ये संस्थाएं आपस में विचार विमर्श करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन संस्थाओं में आपस में टकराव, सहयोग या आम सहमति भी देखी जाती है। यानी कि कहते हैं कि भाई कोई राज्य नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, जो होता है वो एक संगठन होता है, एक सिस्टम है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, कई सारे प्रेशर ग्रुप्स आते हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, उसमें कई सारे समूह आते हैं। ठीक है, ये समूह जो हैं ये आपस में विचार विमर्श करते हैं, आपस में कई सारी बैठकें करते हैं और उन्हीं बैठकों के परिणाम स्वरूप वे नीतियों का निर्माण करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप एक व्यवस्था या संस्था कायम होती है जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल, हित समूह, विधायिका एवं कार्यपालिका आदि प्रभावी संगठनों की भूमिका देखी जाती है। यानी कि सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई राज्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप आपस में कोऑपरेट करते हैं और उस कोऑपरेशन के थ्रू ये लोग नीति निर्माण करते हैं। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका सभी चीज़ें उसी सिस्टम के अंतर्गत चलती है। दूसरा जो इसका मेन फीचर है वो है प्रक्रियाएं। उदारवादी अवधारणा लोगों की प्रतिभागिता, सहभागिता की पक्षधर, यानी कि ये लोगों को अप्रोच करती है कि भाई आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, यह जनतांत्रिकरण का पक्ष रखती है। आप देखेंगे जहाँ भी आपको लिबरल थॉट जहाँ भी देखने को मिलेंगे, आपको उदारवाद जहाँ भी देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
भारत में 1960 के पश्चात जनतांत्रिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिसने सामंतवाद को खत्म कर समानता व स्वतंत्रता पर बल दिया। अगर हम भारत में बात करें कि भाई भारत में उदारवाद कब आया, तो आप देखेंगे कि जब 1960 के दशक के बाद जब हम धीरे धीरे समाजवाद को छोड़कर उदारवाद की ओर अपना कदम रख रहे थे, उस टाइम हमने देखा भाई जो सामंतवादी व्यवस्था है यह एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को लूट रही है। ठीक है, इसमें अमीरों का ही फायदा हो रहा है, इसमें जमींदारों का फायदा हो रहा है। तो हमने उस व्यवस्था को खत्म किया और जनतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। नए नए समूहों के उदय तथा जन आंदोलनों ने लोकतंत्र को और भी मजबूत किया। कई सारे जन आंदोलन हुए, कई सारे नए नए ग्रुप्स फॉर्म हुए और उन ग्रुप्स ने ही लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। तीसरा जो मेन पॉइंट आता है इसका, वह है मूल्य। यानी कि जो उदारवादी व्यवस्था है इसका तीसरा प्रमुख तत्व मूल्य है। मूल्य अर्थात समानता, स्वतंत्रता एवं मानवाधिकार। यानी कि जो उदारवाद है इसका मूल क्या है, उदारवाद कहता क्या है, उदारवाद चाहता क्या है। तो उदारवाद चाहता है समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं अधिकार। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कमजोर वर्गों व अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करे। हालांकि यह व्यक्तिगत अधिकारों का पक्षकार है, परंतु यह सामुदायिक सुरक्षा यानी कि उनकी भाषा, संस्कृति, लेखनी आदि की भी वकालत करता है। यानी कि देखिए, आप लोग जहाँ भी पढ़ेंगे ना, ज़्यादातर आप पाएंगे कि जो उदारवाद है वो व्यक्तिवाद की बात करता है। हालांकि ये कथन सत्य भी है, पर ये कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद के साथ साथ समुदायवाद की भी बात करता है। समुदायवाद कैसे? ये लैंग्वेज को प्रमोट करता है, कल्चर को प्रमोट करता है, उनकी लेखनी को, राइटिंग को प्रमोट करता है उनकी। ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार बिना इसकी रक्षा के बजाय नहीं जा सकते। यानी कि लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं या अधिकार जो भी हैं ये बिना उदारवाद के कहीं नहीं बच सकते। आप किसी भी देश में देख लें, अगर वहाँ पे लिबरलिज्म नहीं है, वहाँ पे उदारवाद नहीं है, तो वहाँ किसी प्रकार के अधिकार का आपको अस्तित्व नहीं मिलेगा। फिर आता है उदारवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राजनीति के अध्ययन की उदारवादी उपागम की क्या विशेषताएं हैं, या फिर उदारवादी उपागम की विवेचना कीजिए। तो आपको ये पूरा एज इट इज आंसर आप उसमें लिख देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं तो कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, इसकी PDF जो है वो आप डाउनलोड कर लें और उसको समझ कर फिर आप अपना आंसर खुद बनाएं। ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, आप कहीं से भी देखें उनको, क्योंकि ये वीडियो जो है मैंने आपको सारे पॉइंट्स नहीं बताए हैं। हालांकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स इसमें हैं। ठीक है, राजनीति का केंद्रीय विषय व्यक्ति है। इसकी पहली विशेषता क्या है उदारवाद की? उदारवाद कहता है कि भाई जो राजनीति है इसका जो केंद्रीय विषय है वो व्यक्ति है, राज्य नहीं। उदारवादियों के अनुसार राजनीति का केंद्रीय विषय ना तो समाज है, ना ही राज्य है और ना ही, क्योंकि भाई देखिए जहाँ पर कंपटीशन होगा, जहाँ पर डिबेट होंगी, जहाँ तर्क वितर्क होगा, वहाँ हिंसा ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो जो उदारवादी दृष्टिकोण है ये कहता है कि भाई समाज में जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं ये अपने हितों को पूरा करने के लिए आपस में कंपटीशन करते हैं, जिससे नए नए इनोवेशंस होते हैं। ठीक है, इस प्रयास से इस प्रतियोगिता से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए ही राजनीति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई देखो हिंसा हो रही है कंपटीशन से, अब इस हिंसा को ख़त्म करना ही राजनीति का काम है। राजनीति का काम और कुछ नहीं है। राजनीति का काम है कि जो ग्रुप्स में जो डिबेट हो रही है, जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जो कंपटीशन हो रहा है, उनसे जो भाई डिबेट क्रिएट हो रही है, जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जो वायोलेशन हो रहा है, ठीक है, जो हिंसा हो रही है, उसको रोकने का काम ही है राजनीति का। ठीक है, दूसरी इसकी क्या विशेषता है? समाज एक कृत्रिम संस्था है। यानी कि जो उदारवादी हैं ये कहते हैं कि स्टेट इज़ अ आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उदारवादियों के अनुसार समाज एक कृत्रिम संस्था है, ना कि कोई प्राकृतिक संस्था। यानी कि इसे प्रकृति ने नहीं बनाया, इसे लोगों ने बनाया है। इसका निर्माण लोगों ने आपसी समझौता कर किया है। जैन के अनुसार समाज एक तरीके का बाजार है जहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग अपने हितों को पूरा करने के लिए आपस में मिलते रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि भाई जो स्टेट है या जो समाज है, सोसाइटी है, सोसाइटी कोई नेचर से नहीं बनी है। सोसाइटी को लोगों ने ही आपस में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया। आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पढ़ी होगी, तो वही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है यहाँ पे जो अप्लाई करती है। कहते हैं कि भाई जो समाज है इसको लोगों ने आपस में समझौता करके बनाया था ताकि आपस में जो उनके हित हैं उसकी पूर्ति की जा सके। तीसरा जो इसकी विशेषता है वो है राज्य एक आवश्यक बुराई। अब उदारवादी राज्य को एक बुराई मानते हैं, एक आवश्यक बुराई। ठीक है, प्राचीन उदारवादियों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना। उनका मत था कि राज्य के कानून तथा शक्तियां व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देती हैं तथा राज्य का कार्य जितना अधिक विस्तारित होगा उतना ही व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। देखिए, उदारवादी जो पास से उदारवादी हैं ये कहते हैं कि राजनीति आवश्यक तो है,
बट ये एक आवश्यक बुराई है। क्यों? क्योंकि राज्य जितना इंटरफेरेंस करेगा लोगों के जीवन में, उतना ही लोगों की जो स्वतंत्रता है उसकी हानि होगी। ठीक है, उतना ही लोग खुल के काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उदारवादी आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति पर जोर देते हैं। अब उदारवादी कहते हैं कि भाई आप बाकी मामलों में इंटरफेरेंस करें तो चलेगा, बट इकोनॉमिक जोन में आप लोग कभी भी इंटरफेरेंस ना करें। यानी कि अगर राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है तो ये व्यक्ति के लिए खतरा है। ठीक है, चौथा जो विशेषता है इसकी वो है राज्य समाज से अलग है। अब उदारवादी क्या कहते हैं? उदारवादी कहते हैं कि राज्य तथा समाज ये एक नहीं है, राज्य अलग है और समाज अलग है। समाज स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है, जबकि राज्य का विकास लोगों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। ठीक है, जो समाज है ये तो भाई अपने आप बना। समाज लोग आते गए, जुड़ते गए, लोग एक जगह बैठे, मिले, बातचीत की। ठीक है, कई सारे लोग एक जगह रहने लग गए, इससे क्या बन गया? सोसाइटी, इससे समाज बन गया। बट जो राज्य है ये अपने आप नहीं बना। ठीक है, राज्य क्या है? राज्य को लोगों ने बनाया है, और किस लिए बनाया है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जो जेरेमी बेंथम है वो कहते हैं कि लोगों ने अपनी खुशी हासिल करने के लिए एक राज्य का गठन किया था। ठीक है, बेंथम कहते हैं कि भाई जो स्टेट है इसका स्थापना करने के पीछे जो मोटिव था वो मोटिव यही था कि भाई लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते थे, अपने आप को खुश देखना चाहते थे बस। पांचवी जो विशेषता है इसकी यह है, राज्य साध्य है, साधन नहीं। ठीक है, मतलब राज्य कोई साधन नहीं है बल्कि एक साध्य है। उदारवाद के अनुसार व्यक्ति का हित, व्यक्ति का कल्याण तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास राज्य का अंतिम लक्ष्य है। यानी कि राज्य का जो लक्ष्य है वो अंतिम क्या होना चाहिए कि भाई व्यक्ति पे केंद्रित हो, उसका लक्ष्य व्यक्ति का विकास हो, व्यक्ति के हित में काम हो, व्यक्ति का कल्याण हो। ठीक है, यही राज्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, जिसके लिए समाज राज्य का उपयोग एक साधन के रूप में करता है। यानी कि कहते हैं कि भाई राज्य जो है एक साधन है। साधन किस चीज का? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का। व्यक्ति के लिए राज्य एक साधन है जो उसके हितों की पूर्ति करता है। राज्य समाज का एक संगठन है और समाज से स्वतंत्र नहीं है। यानी कि राज्य क्या है? राज्य कई सारे समाजों से मिलकर बना है, बट वो समाज से इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। छठी विशेषता क्या है? राज्य एक समुदाय है। मानव जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई समुदायों का गठन किया गया है। ये समुदाय सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक आदि प्रकृति के हो सकते हैं। राज्य इन समुदायों में से एक है जिसके अपने कुछ विशेष कार्य हैं। यानी कि उदारवादी कहते हैं कि राज्य क्या है? राज्य एक समुदाय है। अब समुदाय क्या होते हैं? देखिए, समुदाय ऐसे संगठन होते हैं जो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाते हैं। ये समुदाय सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, नैतिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं। तो इन्हीं में से एक समुदाय है राज्य। ठीक है, जिसके अपने कुछ विशेष कार्य हैं। सातवां पॉइंट क्या है? सातवीं विशेषता है इसकी, राज्य सीमित कार्य। उदारवादी राज्य के असीमित अधिकार के क्षेत्र में कभी भी नहीं रहे। उदारवादी हमेशा से कहते थे कि भाई जो राज्य है इसके ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए, इसको इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में नहीं बनाना चाहिए। इनके अनुसार समाज को बाहरी हमलों से बचाना, लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, यही ऐसे कुछ कार्य हैं जो राज्य को करने चाहिए। राज्य को इन कार्यों के अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब राज्य का काम क्या है? राज्य का काम है भाई देखो, स्टेट के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनकी बाहर से रक्षा करना, कोई हमला ना हो बाहर से। ठीक है, लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, इसके अलावा उन्हें किसी भी मामले में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। राज्य को आर्थिक और सामाजिक कल्याणकारी कार्यों से दूर रहना चाहिए। उदारवादी क्या कहते हैं कि आजकल जो कल्याणकारी कार्य राज्य करने में लगा रहता है ना, ये कल्याणकारी काम राज्य को कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो काम कर रहे हैं लोग अपना खुद करेंगे। लोग भाई तरक्शिल प्राणी हैं, लोग बुद्धिमान हैं, तो लोगों के लिए राज्य क्यों काम करेगा? ये तो भाई असमानता हो गई ना, कुछ लोगों के लिए राज्य काम कर रहा है। ठीक है, आठवां पॉइंट आता है लोकतांत्रिक राज्य। आधुनिक उदारवादियों ने इस पर जोर दिया है कि सरकार का गठन लोकतांत्रिक आधार पर ही होना चाहिए। यानी कि जो लोकतंत्रवाद है, जो उदारवाद है, ये दोनों में आपस में सिमिलरिटीज़ हैं। उदारवाद कहता है कि भाई हमारी कंडीशन ही है कि आपकी कंट्री में लोकतंत्र होना चाहिए। यानी कि उदारवाद आपको वहीं देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। मिल, लश्करी आदि कई उदारवादी जो विचारक हैं, इन्होंने लोगों को लोकतांत्रिक राजनीतिक अधिकार देने और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने पर जोर दिया है।
यानी कि लोग कहते हैं कि भाई देखो, लोग जो हैं उनकी प्रत्यक्ष पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोक डेमोक्रेसी में, उनका प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होनी चाहिए उनकी राजनीति में, और राजनीति में भागीदारी वही होगी जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी। बिकॉज डेमोक्रेसी के अलावा कहीं भी ऐसा विश्व में कोई भी ऐसी एक व्यवस्था नहीं है जो लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी को समर्थन करती हो। ठीक है। नौवीं विशेषता क्या है? कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि जो प्राचीन उदारवादी हैं इनका मत था कि राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं, इसीलिए राज्य को न्यूनतम अधिकार देना चाहिए। ठीक है। अब उदारवाद में भी दो विचारधाराएं हैं, एक पाश्चात्य उदारवाद और एक आधुनिक उदारवाद। जो प्राचीन उदारवादी थे ये मानते थे कि राज्य के कानून जो है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं। भाई व्यक्ति को कानून की क्या जरूरत है, और कानून राज्य क्यों बनाएगा? कानून तो जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है, तो राज्य को कानून बनाना नहीं चाहिए। बट जो समकालीन उदारवादी हैं इनका मानना है कि राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते, बल्कि एक ऐसे वातावरण का विकास करते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों का पूरी तरह से आनंद ले सकता है। ठीक है। दोस्तों देखिए, ये सारे पॉइंट्स जो है ना ये इतने इजी वे में लिखे गए हैं कि आपको ज़्यादा कुछ समझने में दिक्कत ही ना हो। ठीक है। तो कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हमें समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। इतना इजी टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतनी इजी एक्सप्लेनेशन जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है। अपने जो थॉट्स हो वो कमेंट हमें जरूर शेयर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है इसकी विशेषता में वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। उदारवादियों का मानना है कि राज्य की एक स्वतंत्र न्यायिक संस्था होनी चाहिए, यानी कि जो न्यायिक प्रक्रिया हो उस पर किसी का भी कब्जा ना हो। राज्य इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में कार्य करे इन द टर्म ऑफ न्यायपालिका जस्टिस, अर्थात राज्य में न्यायिक कार्यों को करते समय निष्पक्षता का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया में ही भाग लेकर व्यक्ति अपना विकास समान रूप से कर सकता है। यानी कि अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो वो क्या करेगी? डिस्क्रिमिनेशन को फैलाएगी, और डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर में, डिस्क्रिमिनेटिव जो वातावरण है उसमें व्यक्ति कभी भी अपना विकास समान रूप से नहीं कर सकता। अब कई सारे विचारक हैं जो उदारवादी हैं, जैसे जॉन लॉक, जिनको उदारवाद का पापा ही कहा जाता है ठीक है, उदारवाद का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। फिर एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, रजनी कोठारी आदि। ठीक है। भारत में उदारवाद का विकास। अब भारत में जो उदारवाद है इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, इससे आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। भारत में उदारवाद का विकास चरणों में हुआ है भाई, अचानक से तो हुआ नहीं। जिसने पहले सांसारिक जीवन और भौतिकवाद पर जोर दिया, फिर सामाजिक सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता, और अब आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर फोर्स दिया। यानी कि जो उदारवाद है भारत में अचानक से नहीं आया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में करके आया। जब इसकी पहली वेव आई थी, जैसे कोविड था ना, कोविड अचानक से तो आया नहीं, फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, थर्ड वेव में आके फोड़ दिया पूरा। तो ऐसे ही उदारवाद आया था। पहली वेव इसकी जो आई थी उसमें क्या हुआ था? उसमें डेवलपमेंट हुआ था सांसारिक जीवन का और भौतिकवाद का, इस पर जोर दिया गया। फिर दूसरी वेव जब इसकी आई तो उसमें क्या कहा गया? सामाजिक सुधार में, सामाजिक सुधार होने चाहिए। बिकॉज अगर सामाजिक सुधार नहीं होते हैं तो जो सोसाइटी है वो एक डिस्क्रिमिनेटिव सोसाइटी बन जाएगी, उसमें भेदभाव बहुत होंगे। ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया। और अब जो उसकी समकालीन जो उसकी एक वेव है उसमें क्या हो रहा है? उसमें आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर बल दिया जा रहा है। ठीक है। पहले बात करते हैं भौतिकवाद का, प्राचीन उदारवाद। भारत जैसे प्राचीन संस्कृति वाले देश में स्पष्ट रूप से विचार का एक धागा होगा जिसे आगे चलकर उदारवाद का नाम दिया गया। यानी कि डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे हुआ था, जिससे आगे चलकर अब हम लोग उदारवाद के नाम से जान रहे हैं। यानी कि जो प्राचीन विचारक थे उनकी बातों में कहीं ना कहीं उदारवाद के गुण आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। चाहे दर्शन की बात करें, फिलोसॉफी की बात करें, आपको प्राचीन संस्कृति में आप भौतिकवाद जो हमारे प्राचीन था उसमें उदारवाद को देख सकते हैं। सेकंड जो वेव आती है उसकी समाज सुधार का उदारवाद। अब भारत में आधुनिक उदारवाद 19वीं सदी के मध्य सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से जड़ें जमाई। मतलब भारत में जो उदारवाद है ये मेन रूप से प्रचलन में कब आया? जब 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे, समाज सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग जो थे वो समाज सुधार कर रहे थे। ठीक है। कई सारे कवि थे, कई सारे कहानीकार थे, इतिहासकार थे जो बता रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि भाई समाज को एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज व अन्य आंदोलनों के माध्यम से सती और विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध जैसी जीवन विरोधी सामाजिक पर एक व्यवस्थित हमला किया।
सामाजिक कुरीतियाँ, यहाँ पे कुरीतियाँ कर लेना, ठीक है। यानी कि राजा राम मोहन जैसे लोग थे जो क्या कर रहे थे, सती प्रथा को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। सती प्रथा को खत्म करने में इनका विशेष योगदान था। विधवा पुनर्विवाह पर इन्होंने जोर दिया कि भाई अगर कोई औरत है, विधवा हो गई है, तो दोबारा शादी कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती वो शादी। कई सारे ऐसी चीज़ें थी समाज में जिनसे समाज में रोष बढ़ता जा रहा था, असमानता बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे ऐसे लोग आए, उन्होंने उदारवादी विचारों का सहारा लेते हुए समाज को जागरूक किया। इन आंदोलनों ने भारत में उदारवाद के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। तीसरी जो बात यह इसकी राजनीतिक स्वतंत्रता की आती है। आज़ादी के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया, जिसने प्रत्यक्ष रूप से उदारवाद के सिद्धांत की जड़ों को भारत में मजबूत किया। भारत में जब संविधान बना, संविधान में उदारवादी नेचर को अपनाया गया, ठीक है। और जो आज़ादी के बाद जो भी पॉलिसीज़ आई, जो भी नीतियाँ आई, उन नीतियों में प्रत्यक्ष रूप से ये कहा गया कि भारत जो है वो उदारवादी देश होगा, चाहे वो लोकतंत्र को अपनाने की बात हो, चाहे अन्य पॉलिसीज़ में हो, ठीक है। जो उसकी फाइनल वेव जो आती है वो आर्थिक उदारवाद की आती है। 1990 के दशक में हुए बदलावों ने भारत में राज्य की भूमिका को बदला। अब देखिए 1990 के दशक में क्या होता है, 1991 याद कीजिए आप, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मनमोहन सिंह फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में क्या हुआ, भारत में एलपीजी को अपनाया गया। एक ऐसी पॉलिसीज को अपनाया गया जो खुले तौर पर उदारवाद को सपोर्ट करती थी, ठीक है। उसने स्टेट का जो रोल था उसको ही पूरा बदल दिया। स्टेट का रोल अब था वो कल्याणकारी कार्यों को करने का रह गया था सिर्फ, ठीक। एक कल्याणकारी राज्य से भारत न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य में बदल गया। यानी कि जो राज्य पहले कल्याणकारी कार्य किया करता था, अब उसका काम हो गया कम से कम हस्तक्षेप करना व्यक्ति के जीवन में। ये पूरी तरह से उदारवाद का एक नया दौर था जो भारत में अपना लिया गया था। इसके पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में भी घातीय वृद्धि देखी गई, यानी कि स्क्वायर के टर्म में दुगुना, तिगुना, चौगुना वृद्धि देखी गई भारत की अर्थव्यवस्था में। क्यों? क्योंकि भारत जो है ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट हो गया था। ग्लोबलाइजेशन को इस समय प्रचारित किया गया, अपनाया गया, विश्वीकरण को, निजीकरण को अपनाया गया, उदारीकरण को अपनाया गया। कहा गया भाई मार्केट को खोल दो, जो ट्रेड करना चाहता है करो, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है करो, हमें चाहिए बस डेवलपमेंट। अब उदारवाद सिर्फ इतना अच्छा तो है नहीं भाई, अगर इतना अच्छा होता तो पूरे विश्व में इसको हर जगह अपना लिया होता। इसकी आलोचना भी की जाती है। अब किन बेस पर आलोचना की जाती है वो देखते हैं। पहला, राज्य बुराई नहीं है। जैसे कि उदारवादी कहते हैं ना कि भाई राज्य जो है वो एक आवश्यक बुराई है। ये बिल्कुल गलत कथन है। राज्य के कानून एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें व्यक्ति बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। यानी कि भाई राज्य जो है ये बुराई नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति को एक लाइसेंस देती है कि आप काम करें, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। आपको कोई बाहरी दिक्कत नहीं आएगी, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट, उदारवादियों में सहमति नहीं है। उदारवादी आपस में भिड़ते रहते हैं। प्राचीन जो उदारवादी हैं वो कुछ कहते हैं, समकालीन उदारवादी कुछ कहते हैं। रूढ़िवादी उदारवादी विचारक राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं, जबकि इसके विपरीत जो समकालीन उदारवादी विचारक हैं वो क्या कहते हैं कि भाई राज्य एक कल्याणकारी संस्था के रूप में है। आप देखिए जो पहले के पाश्चात्य उदारवादी थे वो क्या कहते थे, राज्य को कल्याणकारी काम नहीं करने चाहिए, जबकि आधुनिक उदारवादी कहते हैं कि राज्य को कल्याणकारी काम करने चाहिए। अब तीसरी आलोचना जो की जाती है वो की जाती है राज्य अन्य समुदायों से अलग है। जैसे कि उदारवादी कहते हैं ना कि भाई राज्य भी एक समुदाय है। समुदाय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, ऐसे समुदाय जिनका उदय ही हुआ था लोगों ने अपने फायदे के लिए किया था। उदारवादियों के अनुसार राज्य अन्य समुदायों के समान है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य की संप्रभुता है, राज्य एक संप्रभु इकाई है, उसके ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का, अन्य देश का, अन्य राज्य का कब्जा नहीं है, जबकि किसी अन्य समुदाय या संघ की संप्रभुता नहीं होती है। कभी भी आप नहीं सुनिए कि कोई भी ग्रुप जो है, कोई भी सोसाइटी जो है, कोई भी समुदाय जो है वो स्वतंत्र है, संप्रभु है, उस पर किसी ना किसी का कब्जा होता ही होता है। बट जो राज्य है ये एक सोवरेन इकाई होती है, सोवरेन यूनिट होती है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि किसी अन्य संघ समुदाय की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। आपको सिटीजनशिप लेनी ही पड़ेगी, लेकिन आपको किसी ग्रुप की मेंबरशिप लेनी हो ये जरूरी नहीं है। फोर्थ पॉइंट, मनुष्य स्वयं अपनी भलाई नहीं समझता।
जैसा कि लोग कहते हैं ना उदारवादी कि भाई जो व्यक्ति है वो एक विवेकशील प्राणी है, वो बुद्धिमान प्राणी है, वो अपना अच्छा बुरा खुद समझता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। वास्तव में समाज में अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित तथा अज्ञानी होते हैं, जिनका दृष्टिकोण सीमित होता है। अब देखिए, सोसाइटी में सभी टाइप के लोग रहते हैं, कुछ बुद्धिमान भी हैं तो कुछ मूर्ख भी हैं, ठीक है। सोसाइटी को आप एक ही पाले में रख के नहीं तोल सकते हैं। तो जो व्यक्ति ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप उन्हें भी उनके ऊपर छोड़ देंगे? नहीं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई जानी चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनको डेवलपमेंट के लिए आगे लाना चाहिए, ठीक है। अगर मनुष्य अपनी भलाई समझता तो क्यों गरीबों का शोषण करता वो? 5वां पॉइंट, खुली प्रतियोगिता दुर्बल का काल। जैसे कि उदारवादी कहते हैं कि भाई एक समाज को खोल दो, राज्य को खोल दो, खुला व्यापार करो, खुली प्रतियोगिता करो, कंपटीशन होना चाहिए। बट आप खुद सोचिए, कंपटीशन के लिए भी दो पार्टी कैसी होनी चाहिए? बराबर की। कंपटीशन हमेशा वही होगा ना जहां दो पार्टी टक्कर की हो। वहां क्या भाई गरीब और अमीर के बीच में कोई कंपटीशन हो सकता है? नहीं। तो समाज में कभी भी खुली प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। अगर खुली प्रतियोगिता होगी तो हमेशा गरीब मारा जाएगा। तभी तो मार्क्सिज्म अस्तित्व में आया। उसने कहा एक होता है हैव्स और एक होता है हैव नॉट। कुछ लोग सक्षम है बट कुछ सक्षम नहीं है। तो जो सक्षम है उनका कंपटीशन जो सक्षम नहीं है उनके साथ कैसे हो सकता है? आप एक आदमी जो अपाहिज है उसको क्या रेस में दौड़ा सकते हैं? नहीं। छठा पॉइंट इसका आता है कि भाई उदारवाद जो है ये अस्पष्ट धारणा है, इसका कोई भी तर्क पूरा क्लियर नहीं है। ये कहना क्या चाहता है ये स्पष्ट नहीं है। उदारवाद की कोई निश्चित परिभाषा तो है नहीं और ना ही इसके सिद्धांतों से सभी उदारवादी सहमत हैं। कुछ उदारवादी कुछ कहते हैं तो कुछ कहते हैं। कोई भी एक मत है ही नहीं उदारवाद में। यही कारण है कि इसमें कई स्थानों में विरोधाभास पाए गए हैं। कई लेवल पर आप देखेंगे कि आपस में ही जो विचारक हैं वो डिबेट में इंडल्ज हो गए हैं। तो उदारवाद की कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है, कोई स्पष्ट डेफिनेशन नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर उदारवाद की कई सारी आलोचना की जाती है। हालांकि दोस्तों देखिए, उदारवाद की आलोचना भले की जाए लेकिन ये अपने आप में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आपका जो आंसर होगा ना वो आप महत्व भी लिखेंगे इसके, जिसमें आप आलोचना करेंगे और निष्कर्ष भी डालेंगे, ठीक है। निष्कर्ष मैंने नहीं डाला है, आप निष्कर्ष भी आंसर में डालेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने जो भी डाउट्स हो या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और इसकी जो PDF है वो आपको नीचे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।